बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब आप ये समझ लें कि जो बड़ी जंग है वो शायद गज़ा के साथ या गज़ा से भी बड़ी जंग जो है वो शाम में इस वक्त शुरू होने वाली है। नेतन्याहू ने आकर खिताब किया कौम से और उन्होंने वार्निंग जारी की जोलानी को। अब यहाँ आपको असल पता चलेगा कि इन लोगों के असल चेहरे क्या हैं। अब उसने आकर जोलानी को कहा, तुम्हें वार्निंग दे रहे हैं कि साउथ शाम यानी साउदर्न शाम के अंदर जो साउथ का इलाका है जहाँ बहुत सारे शहर हैं, फौरी तौर पर तमाम के तमाम लोग वहाँ पर हथियार फेंक दे, उसको डीमिलिटराइजेशन की तरफ लेकर जाएं, तमाम वहाँ से फौजें ले जाएं आप अपनी वापस जो आपने रखी हुई थी, वरना हम पूरे का पूरा मुल्क आपका तबाह कर देंगे। और प्लान अब ये है कि शाम आपके हाथ से निकलने के लिए जा रहा है। वो सारी की सारी बातें जो किताबों में दर्ज थी, वो सारी की सारी जंग के माहौल, वो सारे यहाँ पर अब बर्पा होने वाले हैं, क्योंकि शाम इस वक्त हाथ से निकलने वाला है। ये जो जोलानी बड़ा उसने कहा जी मैं ये हूँ मैं वो हूँ, इन्होंने तो जाना था गज़ा के अंदर मदद करने के लिए, इन्होंने तो हमास के साथ भी जाना था, इन्होंने तो फ़लस्तीन की मदद करने जाना था, बल्कि आज़ाद करवाने जाना था। उस सुल्तान साहब जो अर्दुगान साहब है उनके साथ मिलकर उनके घोड़े पर इन्होंने सवार होना था और जाना था। कहाँ गए वो लोग? धमकी देने के लिए आया था, भाई हम जा रहे हैं फलाना। आज आप इमेजिन कर लें एग्जैक्टली वही काम होने के लिए जा रहा है जो इसराइल चाहता था, जिस मकसद के लिए इसको लेकर आया था। अब यहाँ जो असल कहानी है, इनके बचने की आखिरी उम्मीद सिर्फ है रूस इनके साथ एग्रीमेंट कर रहा है। अब ये असल में रूस की झोली में गिरने के लिए जा रहे हैं। रूस ये कह रहा है कि भाई यहाँ पर मैं सारी की सारी फौजी अड्डे रखूँगा, मज़ीद फ़ौज रखना चाहता हूँ, और ये आपकी हिफाजत के लिए भी है क्योंकि इसराइल ने आपको छोड़ना नहीं। अब ये असल में दबाव डाल रहे हैं कि तुम रूस को यहाँ से निकालो, उसके साथ कोई डील फाइनलाइज ना हो, कोई मामला फाइनलाइज ना हो। और इस सारी सूरत हाल के अंदर अपना फॉरेन मिनिस्टर भेजा है रूस ने, जाकर उसने अर्दुगान से बात की, वहाँ पर मामला तय हुए सारे, और गालिबन एग्रीमेंट होने के लिए जा रहा है। अब आप ज़रा इमेजिन करें कि आपको पता है जो गुलान ब्रिगेड इनकी हमास ने काफ़ी हद तक तबाह की थी, उसके बाद से इनके पास कमांडोज की कमी है, लेकिन अब ये गुलान की पहाड़ियाँ इन्होंने लेकर उस बदले को पूरा किया। यानी गुलान की बहुत सारी पहाड़ियाँ, इनकी एयरफोर्स तबाह, इनकी नेवी तबाह, सब कुछ तबाह। अब वो असल में आ रहा है, वो कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास तो नेवी नहीं है, तुम्हारे पास एयरफोर्स नहीं है, अब मैं तुम्हारे शाम के इलाके लेने के लिए जा रहा हूँ। और आज उन्होंने बाकायदा धमकी दे दी है कि जितनी जल्दी हो सकता है इन इलाकों को छोड़ जाए। और आगे सामने मौक़िफ़ क्या रखा है कि हमारी जो ड्रूज़ कम्युनिटी है उसको ख़तरा है आपसे, लिहाजा अपनी फ़ौज को यहाँ से हटा ले। जैसे ही ये वहाँ से अपने लोग हटाएंगे, आप देखेंगे फौरी तौर पर इजराइल उन इलाकों पर कब्जा कर लेगा। इमेजिन करें ज़रा कि अब शाम आपके हाथ से मुकम्मल तौर पर निकलने वाला है, और जिस दिन का इनको इंतज़ार तब होने जा रहा है। अब मामला यहाँ पर नहीं रुका। आप ज़रा अगली सूरत हाल का जायज़ा लें तो आज इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आ गई जिसके मुताबिक ईरान के ऊपर इसराइल हमला करने के लिए जा रहा है, और ईरान ने अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर S-400, S-300 और जो डोमेस्टिक लेवल पर चाइना और रूस की मदद से इन्होंने डिफेंस सिस्टम बनाए थे, वो सारे के सारे इन्होंने डिप्लॉय कर लिए। अब आप 1 मिनट के लिए इसका अंदाज़ा लगा लें कि वो ईरान से लड़ाई करने के लिए जा रहा है, उधर इन्होंने वेस्ट बैंक के अंदर इलाके खाली करवाना शुरू कर दिए। गज़ा के अंदर इन्होंने फ़लस्तीन के यानी जो लोग थे वो नहीं छोड़े, जो 643 लोग इन्होंने नहीं छोड़े, वहाँ पर हमास के साथ लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं। और गालिबन अगर इस सारी सूरत हाल के अंदर ट्रंप ने इनकी राह में रुकावट पैदा करने की कोशिश की तो जाहिर सी बात है उसका हाल वो कैनेडी जैसा भी कर सकते हैं, और वो करेंगे। अब आप यहाँ ज़रा 1 मिनट के लिए अंदाज़ा लगा लें कि सूरत हाल क्या होने के लिए जा रही है, और ये मामलात कितने ज़्यादा ख़राब होने के लिए जा रहे हैं। यानी कोई ऐसी वजह बाकी नहीं बचती कि यहाँ पर चीज़ें स्मूथ जाएं। अब इसराइल की जो फ़ौज है उन्होंने देखा कि लिबनान का इलाका तो हम फतह नहीं कर पाए, ना हम अभी तक गज़ा को पूरी तरह कैप्चर कर पाए। हाँ, गज़ा खंडर ज़रूर आपको लगता है कि कोई
आप अगर गज़ा को देखें, वो इतना तबाह हुआ है कि आपको लगता है कोई शहाब साकिब आकर टकराया है और उसके बाद यहाँ पर तबाही हुई है। आप अगर पुरानी कौमों को देखें, जो उजड़े उनके खंडरात हैं, यानी कौम आद, कौम समूद और पुरानी बस्तियाँ, आप अगर जाकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि एग्जैक्टली गज़ा का ये हाल। तो उन्होंने गज़ा को तबाह कर दिया, बहुत समय पागल हुए पड़े हैं। उनको ये बात हजम नहीं हो पा रही कि भाई हमने क्या करना है, हमने कैसे जीतना है। उनको एक ही बात समझ आ रही है कि हमने अपना मकाम बनाकर यहाँ से इलाके लेने हैं। वक्त गुजरा जा रहा है, महूरत उनका गुजरा जा रहा है। वो समझते हैं कि ख़ास वक्त के अंदर अगर हमने हमला ना किया, इलाके वापस ना लिए, तो 2000 साल के बाद ये जो खूनी चांद लग चुके हैं, ये खूनी चांद के बाद अब हमारा वो टाइम आ चुका है कि हम शाम के इलाके फ़तह करें, क्योंकि यहाँ से फ़तह करेंगे तो फिर हम आगे जाकर बढ़ सकते हैं। तो शाम तो अब आपके हाथ से गया। जुलानी ने आज कह दिया जी इसराइल को बढ़ने नहीं देंगे। जूती की नोक पर रखता है वो तुम्हारी तकरीरों को, तुम्हारी धमकियों को। और बेवकूफ़ लोग वो हैं दुनिया भर के अंदर। आप देखें कि मुसलमान ऐसे बेवकूफ़ बन जाते हैं, ऐसे बेवकूफ़ बन जाते हैं। मलेशिया के अंदर जी अरबों डॉलर्स का स्टारबक्स को नुकसान पहुंचा दिया। अच्छा जी, वो फलाना KFC को नुकसान पहुंचा दिया, वो जी मैकडॉनल्ड्स को नुकसान पहुंचा दिया। आप बताएं, इसराइल ने बमबारी छोड़ दी। अब वो शाम के इलाके आपके हाथ से लेने के लिए जा रहे हैं। इसकी ताज़ा मिसाल आप समझे, यूक्रेन की जंग के अंदर रूस के 300 अरब डॉलर फ्रीज किए, अमेरिका ने अलग किए, यूरोप ने अलग किए, और उनकी मईशत को अरबों डॉलर्स नुकसान पहुँचाए। खाली अगर ब्रांड चले गए तो 300 अरब डॉलर उनको नुकसान हुआ। कुल मिलाकर अगर हम सूरत हाल का जायज़ा लें तो 500, 600, 700 अरब डॉलर उन्हें नुकसान पहुँचाए। आपको पता है अगला मरहला क्या हुआ है? रूस ने सिर्फ जो यूक्रेन के इलाके हैं उनको फतह किया। अब ट्रंप ने वो इलाके रूस को दे दिए कि भाई ठीक है, तुम्हारे वो फतह डिक्लेयर करने जा रहे हैं। अब उन इलाकों के नीचे जो मिनरल्स हैं, जो एरियाज़ में चीज़ें हैं, वो तकरीबन 1.5-2 हज़ार अरब डॉलर्स की हैं। आपने अगर किसी का 600 अरब डॉलर का नुकसान किया तो अब वो ब्रांड सारे वापस आ रहे हैं, तो वो नुकसान ख़त्म हो जाएगा। और जो 300 अरब डॉलर्स इन्होंने फ्रीज किए हुए थे वो भी अनफ्रीज होने के लिए जा रहे हैं। व्हाट नेक्स्ट? अब क्या होने जा रहा है? अब आप ज़रा गौर करें, अंदाज़ा करें तो आपको सारी सूरत हाल का मामला सामने आ जाएगा कि इसके बाद अब रूस का जो नुकसान था वो बल्कि डबल ट्रिपल हो गया। वो 1500-2000 अरब डॉलर्स उसकी झोली में आ गया, लैंड भी आ गया, सोर्सेज भी आ गए। एग्जैक्टली आप ज़रा इसराइल को इसी तरह देखें। हम मैकडॉनल्ड्स, हम KFC, हम स्टारबक्स, हम फलाना, हम ये, हम वो, ये तमाम की तमाम चीज़ों का लोगों ने कहा जी बाइकआउट करें, फलाना करें। आप बताएं उसके बाद क्या हुआ है? इसराइल अब इलाके शाम की तरफ बढ़ा लेने के लिए उसने गोलान की पहाड़ियाँ ले ली हैं। वो गज़ा के अंदर कह रहा है जी मैंने ये इलाका लेना है, मैंने फलाना इलाका लेना है। एड उसको मिलती रही है, सारी दुनिया से उसको पैसा मिलता रहा। बाइडन जाने से पहले उसको पैसा दे गया। ट्रंप ने सारी दुनिया की एड बंद कर दी सिवाय इसराइल के। अब आप बताइए कि वो जो आपने किसी का सारी दुनिया में मिलकर 2 अरब मुसलमानों ने को 30-40 अरब डॉलर का अगर लेट से बाइकआउट या फलाना नुकसान पहुँचाया है, तो आप इस सारी सूरत हाल का बताएं कि आपने उनका क्या कर लिया है। 250 अरब डॉलर की उनको एड मिल गई है। ये सूरत हाल में उन्होंने बेवकूफ़ बनाया है। असल में होता क्या है, इसको परवान चढ़ाती हैं गवर्नमेंट्स खुद। वो चाहती हैं कि लोगों को बाइकआउट पर लगा दिया जाए और कोई ये डिमांड ना करे कि फ़ौज भेजे, एयरफोर्स भेजे, मिसाइल भेजे, लड़ने के लिए लोग भेजे। ये काम कोई ना कहे। अवाम को पागलों की तरह इन चीज़ों पर लगाया जाए। और एग्जैक्टली अब यही काम उन्होंने किया। बशार अल असद चला गया। क्या इन्होंने इनसे गोलान की पहाड़ियाँ वापस ली? छोड़ें आप, बशार अल असद के जाने के बाद जो गोलान की पहाड़ियाँ इन्होंने इसराइल ने दोबारा ली, इनकी एयरफोर्स तबाह की, सब कुछ तबाह किया। क्या उन्होंने जाकर एक दफ़ा इसराइल पर हमला किया, गज़ा की मदद करने के लिए गए, कुछ धमकी दी, कुछ कहा? बड़े जी ग्रुप्स थे, वो जी जुलानी जा रहा है उसके हुक्म पर, इन्होंने जाना ही नहीं था। ये गेम ही आप यहाँ से अंदाज़ा कर लेना कि तुर्की ने कहा हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप ये सोचें कि गज़ा को बचाने के लिए तुर्की के ड्रोन्स नहीं जाएंगे, आज़रबाईजान के लिए जाएंगे।
यूक्रेन के अंदर तुर्की ने अपने इतने ड्रोन्स दिए रूस के खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए, एक ड्रोन हमास को नहीं मिला, एक ड्रोन वेस्ट बैंक नहीं गया, कोई फौज नहीं गई, एक दफ़ा इसराइल के खिलाफ इन्होंने काम नहीं किया। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामला क्या है। यानी तुम यूक्रेन में भेज सकते हो ताकि वो रूस के खिलाफ जाए, जो रूस तुम्हारा इत्तेहादी था, लेकिन जिसको तुम कहते हो कि दुश्मन था हमारा इसराइल, उसके खिलाफ लड़ने के लिए कोई ड्रोन नहीं गया, कोई चीज़ नहीं गई। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।